वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को प्रस्तुत किए गए केंद्रीय बजट में आयकर के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा की है, जो विशेष रूप से मध्यम वर्ग के करदाताओं के लिए राहत प्रदान करेंगे। वित्त मंत्री का यह लगातार 8वां बजट था। 1 नई कर स्लैब संरचना। नई कर व्यवस्था के तहत आयकर स्लैब में संशोधन किया गया है, जिससे करदाताओं को अधिक छूट मिलेगी। अब वार्षिक आय के अनुसार कर दरें इस प्रकार होंगी: 0 से 12 लाख तक कोई कर नहीं, 12 से 16 लाख 15% 16 लाख, 20 लाख 20% 24 लाख से अधिक, 30% सालाना 12,75,000 रुपए तक की इनकम टैक्स में छूट उन्हीं लोगों को मिलेगी जिनकी आय सिर्फ सैलरी से होगी। अगर वे शेयर मार्केट या किसी और माध्यम से कमाई करते हैं तो उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे में उन्हें इनकम टैक्स देना होगा। इस संशोधन से मध्यम वर्ग के करदाताओं के हाथ में अधिक धनराशि बचेगी, जिससे उनकी क्रय शक्ति में वृद्धि होगी। 2 मानक कटौती स्टैंडर्ड डिडक्शन। सरकार ने मानक कटौती की सीमा को बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया है, जो पहले 75,000 रुपए थी। इससे वेतनभोगी कर्मचारियों को कर योग्य आय में और अधिक छूट मिलेगी। आसान भाषा में इस तरह समझिए, अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए तक है तो आपको पहले 4 लाख रुपए के लिए जीरो टैक्स देना होता है। अब अगली 4 लाख से 8 लाख रुपए तक की इनकम पर 5% यानी 20,000 रुपए टैक्स देना होगा। इसके बाद 8 से 12 लाख की और इनकम पर आपको 10% के हिसाब से 40,000 रुपए टैक्स देना होता है। यानी कुल आपकी 12 लाख की इनकम पर 60,000 रुपए टैक्स देना होगा, जबकि स्टैंडर्ड डिडक्शन रिबेट 80,000 रुपए है। तो इस तरह से 12 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। छूट। नई कर व्यवस्था में अब गृह भाड़ा भत्ता एचआरए पर भी छूट का प्रावधान किया गया है, जो पहले केवल पुरानी कर व्यवस्था में उपलब्ध था। इससे किराए पर रहने वाले कर्मचारियों को अतिरिक्त लाभ मिलेगा। 4 वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष छूट। 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर मुक्त आय की सीमा बढ़ाकर 7,50,000 रुपये और 70 वर्ष से अधिक आयु वालों के लिए 10 लाख रुपए कर दी गई है। इससे वरिष्ठ नागरिकों को कर में महत्वपूर्ण राहत मिलेगी। इन परिवर्तनों का उद्देश्य मध्यम वर्ग के करदाताओं को राहत प्रदान करना, उनकी क्रय शक्ति बढ़ाना और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना है। सरकार को उम्मीद है कि इन उपायों से उपभोग, बचत और निवेश में वृद्धि होगी, जिससे समग्र अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचेगा।